श्री राधे। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल ही एमपीईबी द्वारा बिजली विभाग द्वारा नोटिफिकेशन ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। लाइन परिचालक की भर्ती एकदम 100% श्योरिटी है कि आने वाली है। तो दूसरे यूट्यूब चैनल पर या आपके के माध्यम से या फिर आपके पास किसी और अन्य माध्यम से ये पीडीएफ पहुंच गई होगी, ड्राफ्ट पहुंच गया होगा कि कितनी वैकेंसी कौन सी कंपनी में आने वाली है ना। तो हमें जोर से तैयारी चालू करना है, जोर शोर से पूरी दमखम से हमें बिल्कुल तैयारी करना है। और इस बार का हमें चूकना नहीं चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये बहुत जल्दी कभी भी हो सकता है, तो इसकी तैयारी हमें एकदम हाई लेवल पे करनी है ताकि हम एक ही बार में क्वेश्चन एग्जाम अटेम्प्ट करके और क्वालिफाई कर सके, है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे डीसी जनरेटर का कम्यूटेशन वाला टॉपिक। तो कम्यूटेशन में हमने पढ़ चुका था कि कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है ना। अब उसके बाद में हम पढ़ रहे थे खराब कम्यूटेशन के बारे में। जब कम्यूटेशन खराब हो जाता है तो क्या होती है, कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होती है। तो उसको सुधारने बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं सुधारते हैं तो क्या होता है, कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर खराब हो जाते हैं, कम्यूटेटर पे गड्ढे पड़ जाते हैं, स्पार्किंग होती है। तो जनरेटर या डीसी मोटर जो भी होती है अपने, तो उसकी लाइफ हमें कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, दक्षता कम हो जाती है ना। तो इस प्रकार से हमें कम्यूटेशन को सुधारना बहुत जरूरी होता है। तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन देखा है कि कम्यूटेशन को सुधारने की विधियां कौन कौन सी है। तो कम्यूटेशन को सुधारने की विधियां कौन कौन सी है, तो हमारे पास ऑप्शन है प्रतिरोध विधि, विद्युत वाहक बल विधि, ऑप्शन सी है इंटरपोल या कंपोल मेथड, ऑप्शन डी है कार्बन ब्रश को थीटा डिग्री आगे शिफ्ट करके, और ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से पांच पांच ऑप्शन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हमारा ये है, जब क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं कि कम्यूटेशन को सुधारने की विधियां कौन कौन सी है, तो हम प्रतिरोध मेथड से भी, रेजिस्टेंस मेथड से भी अपन क्या करते हैं, कम्यूटेशन को सुधारते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि जो कम्यूटेटर होता है हमारा, कम्यूटेटर इस प्रकार से कुछ होते हैं, कम्यूटेटर के सेगमेंट होते हैं और यहाँ पे हम कॉइल लगाते हैं, है ना। आर्मेचर पे जो कॉइल लगाते हैं उसके कनेक्शन करते हैं। तो उसके जब कनेक्शन करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंडिंग के एंड सिरे पर यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। इस प्रकार से कम्यूटेटर पे जो राइजर पे जोड़ने से पहले, कम्यूटेटर के राइजर पे जोड़ने से पहले कॉइल पे एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिससे कि हमारी जो कम्यूटेशन करवाते हैं तो उस समय जो क्षणिक या स्टैटिक ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो वह ईएमएफ उत्पन्न, प्रेरित प्रतिघाती वोल्टेज, रिएक्टेंस वोल्टेज, ये उत्पन्न होने में देरी लगती है और कुछ मात्रा में हमारा क्या होता है, कम्यूटेशन सुधर जाता है। एक मेथड इसी में रेजिस्टेंस मेथड की दूसरी मेथड है कि जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर इस प्रकार से हमारा कम्यूटेटर हमारा होता है, ये तो अपन ने फ्लैट बना दिए थे, जैसे कम्यूटेटर हमारा होता है ऐसे राउंड राउंड होता है। तो राउंड में क्या होता है कि कम्यूटेटर को हम ऐसे बहुत सारे सेगमेंट में विभक्त करके उसको अचालक पदार्थ माइका से इंसुलेटेड कर देते हैं। तो जब ये इंसुलेटेड कर देते हैं तो ये सेगमेंट पे जब हम कार्बन ब्रश जोड़ते हैं, इस प्रकार से हम यहाँ पे दो कार्बन ब्रश जोड़ते हैं, है ना। तो ये कार्बन ब्रश हम जब जोड़ते हैं, तो ये कार्बन ब्रश पहले हम जब जनरेटर बनाए थे, जब भी जनरेटर बना होगा तब हम कार्बन ब्रश यूज नहीं करते थे, तब हम यूज करते थे कॉपर ब्रश। कॉपर ब्रश की चालकता अधिक होती है ना। कॉपर की क्या होती है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, उसकी चालकता अधिक होती है। उसके बाद में इसका धारा घनत्व अधिक होता है, धारा घनत्व अधिक होता है। अब ये इस कारण ये यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मेथड से कम्यूटेशन को सुधारना है, स्पार्किंग को कम करना है। तो क्या होता है कि इसकी चालकता भी अधिक है, धारा घनत्व भी अधिक है। तो कॉपर ब्रश में जो होता था पहले कि इसमें एक और चीज होती है कि वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है, ड्रॉप वोल्टेज कम होता है, ठीक है। तो ये कम होता है, तो इसके अपन यहाँ पे क्या होता था, कम्यूटेशन हमारा खराब होता था। तो हमने क्या किया कि इसका प्रतिरोध भी कम होता है कॉपर का। तो ये प्रतिरोध जब कम होता था तो हमने क्या किया कि यहाँ पे कम्यूटेशन बिगड़ने लगा, तो क्या इसकी कॉपर ब्रश की जगह में हमने इसको रिप्लेस कर दिया कार्बन ब्रश से। तो कार्बन ब्रश से हमने जब इसको रिप्लेस किया, ये कॉपर ब्रश था, इसको जब हमने रिप्लेस किया तो इसका क्या हो गया,
चालकता कॉपर की तुलना में कम हो गई, प्रतिरोध अधिक हो गया, प्रतिरोध अधिक, वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा सा अधिक होता है, ये इसका नुकसान होता है, लेकिन धारा घनत्व भी कम होता है, ये भी इसका नुकसान होता है। लेकिन फायदा क्या हुआ, प्रतिरोध बढ़ गया और चालकता कम हो गई, तो इससे क्या हुआ कि रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो हमारा कम्यूटेशन में कुछ मात्रा में सुधार हो जाता है। प्रतिघाती वोल्टेज, रिएक्टेंस वोल्टेज या प्रेरित ईएमएफ जो इसमें क्षणिक तौर पर, स्टैटिक तौर पर जो ईएमएफ उत्पन्न होती है वो उसमें थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा सुधार कम हो जाता है, कम्यूटेशन हमारा सुधर जाता है। अब ये मेथड हो गई इसे, है ना। अब इसके बाद में एक क्या होती है, विद्युत भाग बल मेथड। विद्युत भाग बल मेथड होती है, तो इसको नोट कर लो, है ना, कि रेजिस्टेंस मेथड में क्या होता है कि एक अपन कम्यूटेटर, पहले मैं इसको बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिए। रेजिस्टेंस साइड हेडिंग डाल लीजिए, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड, है ना, कम्यूटेंस मेथड या कम्यूटेशन मेथड, प्रतिरोध मेथड से अपन इसको कैसे सुधारते हैं। तो लिखो, निम्न प्रतिरोध लो रेजिस्टेंस के कॉपर ब्रश की जगह उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कार्बन ब्रश का सेकंड लिखो, नेक्स्ट, कार्बन ब्रश का प्रयोग करने का मुख्य कारण उसका, कार्बन ब्रश का उपयोग करने का मुख्य कारण उसका सेल्फ लुब्रिकेटिंग, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, सेल्फ लुब्रिकेटिंग, स्व स्नेहन, है ना, गुण के कारण इसे करते हैं। तो जब इसमें क्या होता है, कार्बन में होता है सेल्फ लुब्रिकेटिंग का एक गुण होता है, जिसके कारण कम्यूटेटर पे ऑटोमेटिक पॉलिश हो जाती है। यहाँ पे कम्यूटेटर चिकना होता है और कम्यूटेटर पे पॉलिश हो जाती है, तो इसके बीच में घर्षण कम होता है, ऊष्मा के रूप में हमारी ऊर्जा कम खर्च होती है, और वोल्टेज ड्रॉप में मतलब थोड़ा सा कम होता है, लॉसेस कम होते हैं। यदि इसी की जगह में यदि खुदरा हुआ, गड्ढे हुआ कम्यूटेटर यूज करेंगे तो उसमें ज्यादा स्पार्किंग होगी और दक्षता और एफिशिएंसी भी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज और लिखो, सेल्फ लुब्रिकेटिंग या स्व स्नेहन गुण होता है, इसके कारण कम्यूटेटर खराब होने से बच जाता है या फिर खराब नहीं होता है, ठीक है। अब इसका एक दोस्त था, कार्बन ब्रश यूज करने का एक नुकसान भी है हमारे पास, तो साइड हेडिंग डाल लो, नुकसान। तो इसका नुकसान क्या था, यहाँ पे हमने देखा था कि कॉपर ब्रश का प्रतिरोध कम होता है, वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है, लेकिन कार्बन ब्रश का रेजिस्टेंस यदि अधिक होगा तो उसका वोल्टेज ड्रॉप भी अधिक होगा। तो इसमें लिखेंगे, इसका प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण, इसका प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी अधिक होता है, और जब वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा करेगा तो पावर लॉस भी ज्यादा होगी। तो क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लेंगे, कार्बन ब्रश पावर लॉस ज्यादा करते हैं, कार्बन ब्रश पावर लॉस ज्यादा करते हैं। इसके बाद में एक चीज और होती है, जब हम यहाँ पे कॉपर ब्रश का उपयोग करते हैं तो उसकी चौड़ाई हम कितनी रखते हैं, जैसे यदि एक कम्यूटेटर है तो यदि हम कॉपर ब्रश यूज करेंगे तो उसकी चौड़ाई हमारी कम्यूटेटर के एक सेगमेंट के बराबर होगी, लेकिन वहीं पे यदि हम कार्बन ब्रश यूज करेंगे तो हमारे ब्रश की चौड़ाई होगी 2 से 3 सेगमेंट के बराबर, क्योंकि इसकी चालकता कम होती है, प्रतिरोध कम होता है, करंट तो हमें पूरी लेना पड़ेगा ना, धारा घनत्व भी किसका कम होता है, कार्बन ब्रश का, इसलिए इसकी चौड़ाई ज्यादा रखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इसके लिए कार्बन ब्रश की चौड़ाई हमें अधिक रखनी पड़ती है, यह 2 से 3 कम्यूटेटर सेगमेंट के बराबर होती है। अब नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड पॉइंट कि रेजिस्टेंस कम्यूटेंस मेथड में सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि आर्मेचर कॉइल को कम्यूटेटर सेगमेंट के राइजर से जोड़ने से पहले, आर्मेचर कॉइल को कम्यूटेटर सेगमेंट के राइजर से जोड़ने से पहले उस पे निम्न मान के प्रतिरोध लगा दिए जाते हैं। इससे प्रेरित ईएमएफ या प्रतिघाती वोल्टेज या रिएक्टेंस वोल्टेज
का मान कम हो जाता है और हमारा कम्यूटेशन सुधर जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड ईएमएफ मेथड, विद्युत वाहक बल विधि। ठीक है, विद्युत वाहक बल विधि। तो विद्युत वाहक बल विधि क्या है हमारी? कम्यूटेशन के खराब होने का मुख्य कारण क्या है? प्रेरित ईएमएफ। तो प्रेरित ईएमएफ को क्या करते हैं, प्रेरित ईएमएफ जो होता है उसे ही हम खत्म कर देते हैं कि जिस कारण से प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है भाई हो गई नहीं तो हमारा क्या कम्यूटेशन अपने आप सुधर जाता है। तो इसमें लिखो ईएमएफ कम्यूटेशन विधि में, मेथड में साइड हेडिंग डाल लो ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड, है ना। तो इसमें लिखो इसमें कम्यूटेशन के खराब होने का मुख्य कारण, कम्यूटेशन के खराब होने का मुख्य कारण को अर्थात प्रतिघाती वोल्टेज या प्रेरित ईएमएफ या रिएक्टेंस वोल्टेज को पूर्णतः समाप्त करते हैं, पूर्णतः समाप्त करते हैं। तो कैसे समाप्त करेंगे इसको? ईएमएफ मेथड को, ईएमएफ मेथड से प्रेरित ईएमएफ को कैसे समाप्त करेंगे? इसमें करते हैं हम इंटरपोल या कम पोल का उपयोग करके। इसमें हम इंटरपोल या कम पोल का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, कम्यूटेशन को सुधारते हैं। जैसे क्या होता है, हमारे पास एक मशीन है, इसमें मान लो 4 पोल है हमारे पास, ये हमारा कम्यूटेटर हो गया। हमारे पास इस प्रकार से 4 पोल हैं। तो क्या होता है, ये मेन पोल हो जाते हैं एन एस एन और एस। तो इनके बीच में हम क्या करते हैं, छोटे पोल लगा देते हैं जिसे क्या बोलते हैं हम, इंटरपोल। इस प्रकार से हम, ड्राइंग अपनी थोड़ी सही नहीं है तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे कंपोल लगा देते हैं ना। ड्राइंग थोड़ी गड़बड़ है पर मैं तो आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, अपनी तो थोड़ी ड्राइंग गड़बड़ी है। तो इसमें कंपोल बना देते हैं। तो इसके क्या रखते हैं, इसको कम्यूटेटर या आर्मेचर के घूमने की दिशा वाले के उसके अनुसार अपन इसका ये रखते हैं। जैसे इस दिशा में घूम रहा तो एस है, तो इसका मान क्या होगा, एस होगा। इसका एन रखेंगे, इसमें कौन सा ध्रुव बनेगा, एन एस ध्रुव बनेगा, यहाँ पे एन ध्रुव बनेगा। घूमने की दिशा में आगे वाले पोल की इसको इसकी ध्रुवता पोलैरिटी रखी जाती है। तो ये क्या करते हैं, जब इंटरपोल को हम यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि जब प्रतिघाती, इसको आर्मेचर के सीरीज में जोड़ते हैं। किसके सीरीज में जोड़ते हैं, इसको आर्मेचर के सीरीज में जोड़ते हैं। तो पहली चीज इसमें नोट कर लो, इंटर साइड हेडिंग डालो इंटरपोल या कंपोल मेथड। इंटरपोल कंपोल मेथड में डाल दिया ना। तो इसमें ये किसका है, ईएमएफ उत्पन्न होती है, प्रेरित ईएमएफ मेथड है, उसको सुधारने की मेथड में आता है। तो उसमें पहला पॉइंट लिख लो, क्या लिखेंगे पहला पॉइंट, कि इंटरपोल या कम पोल को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अब यदि इनकी ध्रुवता कैसे रखते हैं, इनकी ध्रुवता रखते हैं आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे वाले पोल के समान इनकी ध्रुवता रखते हैं। ये नोट कर लिए। अब इसके बाद में इसमें ये क्या होता है कि जब आर्मेचर की सीरीज में होता है, कम्यूटेशन हमारा होता है, जब कम्यूटेशन होता है तो प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होती है, प्रतिघाती वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो उसकी विपरीत दिशा में ये क्या करता है, ईएमएफ उत्पन्न करते हैं। उसकी विपरीत दिशा में ये ईएमएफ उत्पन्न होगा, काय में होगा, आर्मेचर में। आर्मेचर में उत्पन्न होगा तो आर्मेचर में होगा तो क्या होगा, उसमें ये हमारा कम्यूटेशन सुधर जाएगा। और क्या होगा, सेम इसी तरीके से हमारा एक चीज होती है आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी कार्बन ब्रश पे स्पार्किंग होती है, और कम्यूटेशन खराब होता है तब भी स्पार्किंग होती है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसमें इंटरपोल का यदि यूज करते हैं तो हम लिखेंगे आर्मेचर प्रतिक्रिया
कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और कम्यूटेशन, ऐसा लिखते हैं, इफेक्ट को कम करता है, कम करता है और कम्यूटेशन को सुधारता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक मेथड, इंटरपोल या कंपोल मेथड। इस प्रकार से यदि हम इंटरपोल का यूज करते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को भी कम करेगा और कम्यूटेशन को भी सुधारेगा। अब नेक्स्ट मेथड है कार्बन ब्रश को थीटा डिग्री आगे शिफ्ट करके। तो कार्बन ब्रश को आगे थीटा डिग्री शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, क्यों शिफ्ट करते हैं अपन, हमारा यहाँ पे एक ये जीएनए होता है, जीएनए क्या होता है, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, और एमएनए क्या होता है, आर्मेचर पर ऐसा अक्ष जिस पर ईएमएफ का मान शून्य होता है। तो जब मशीन चल रही हो जिस पर लोड शून्य होता है, तो शून्य होता तो हमारे ये कार्बन ब्रश लगे हुए होते हैं, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है, तो इन आर्मेचर के इस वाले सिरे पे ये जो बिंदु होते हैं जीएनए न्यूट्रल एक्सिस पे, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पे, इसमें ईएमएफ का मान शून्य होता है। यदि आर्मेचर रिएक्शन कब होती है, जब लोड बढ़ता है, जब लोड बढ़ता है तो आर्मेचर रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे क्या है, इस वाले अक्ष पे ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पे स्पार्किंग होती है। और ये जीएनए और एमएनए जब तक आर्मेचर रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती तो जीएनए और एमएनए दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन क्या होता है, ये हमारा एमएनए जब आर्मेचर रिएक्शन होती है तो एमएनए यहां से शिफ्ट होके यहां पे आ जाता है, तो ये थीटा डिग्री होता है, तो इसी पे हमें कार्बन ब्रश को एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो कार्बन ब्रश को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो इससे हमारा क्या, कम्यूटेशन सुधरेगा, कम्यूटेशन सुधरता है और आर्मेचर रिएक्शन भी सुधरती है। तो क्या करते हैं कि कार्बन ब्रश को रोकर आर्म द्वारा ऐसे एडजस्ट कर देते हैं, तो क्या होता है कि हमारी आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन दोनों सुधारता है। तो कम्यूटेशन को इस प्रकार से हम सुधारते हैं, कम्यूटेशन की सुधारने की विधियां इस प्रकार थी। अब चलो अब आगे देखते हैं। इंटरपोल मेथड में अपन देखे थे, तो इंटरपोल मेथड क्या होती है इसके बारे में बता दो, इसके बारे में कुछ नोट कर लो, एक डायग्राम बना लो तो ज्यादा आसान पड़ेगा। डायग्राम में इस प्रकार से आप अपनी नोट्स में बना लीजिए। ये अपने मेन पोल हो गए, ये जब मेन पोल हो गए, जैसे ये एन हो गया, ये एस हो गया, ये एन हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, ये अपना क्या है, आर्मेचर। अब यदि इसमें इंटरपोल बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा इंटरपोल। तो इसमें एक पॉइंट सबसे पहले नोट कर लो, क्या करो कि जनरेटर में, है ना, लिखो जनरेटर में कार्बन पोल की ध्रुवता, वो सॉरी इंटरपोल की ध्रुवता, इंटर पोल की ध्रुवता आर्मेचर के घूमने की दिशा में, आर्मेचर के घूमने की दिशा में आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे वाले मेन पोल के समान होती है। ठीक है, यदि यही चीज मोटर में पूछेगा तो लिखेंगे मोटर में इंटरपोल की ध्रुवता आर्मेचर के घूमने की दिशा में, आर्मेचर के घूमने की दिशा में पीछे वाले पोल के समान होती है, पीछे वाले मेन पोल के समान होती है, मेन पोल के समान
होती है। ठीक है, जनरेटर में इंटरपोल की ध्रुवता कैसी होती है? आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे वाले पोल के समान होगी। यदि जनरेटर होगा तो आगे वाला पोल कौन सा है? अपना एस है। ये क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। इसका आगे वाला पोल एस है ही, इसके आगे वाला पोल एन है। यदि यहीं पे मोटर की बात करते तो पीछे वाला ध्रुव होता है। यहाँ पे यदि करना होता तो हमें एन ध्रुव की ध्रुवता लेना पड़ता। यहाँ पे जब ये वाला इसकी लेना पड़ता तो एस ध्रुव की लेना पड़ता, इसकी लेना पड़ता तो एन ध्रुव की लेना पड़ता, और इसकी लेना पड़ता तो हमें एस ध्रुव की लेना पड़ता। तो ये एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है मोटर और जनरेटर में। अब इसमें कुछ टर्म्स लिख लो। नेक्स्ट इसी के नीचे आगे लिखो, इसी के आगे लिखो, इंटरपोल। इंटरपोल मेन पोल के आकार में, मेन पोल की तुलना में, सॉरी है ना, मेन पोल की तुलना में छोटे होते हैं। इंटरपोल का आकार मेन पोल की तुलना में कम होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इंटरपोल पर मोटे कॉपर वायर की बाइंडिंग के कुछ टर्न लगाते हैं। मोटे कॉपर वायर की बाइंडिंग के कुछ टर्न लगाते हैं ना। कॉपर वायर के कुछ टर्न, कम टर्न होते हैं, एकदम की नहीं कि बहुत ज्यादा टर्न, कम टर्न लगाते हैं ना इंटरपोल पे। और इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे इंटरपोल बाइंडिंग आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगी? यदि ये हमारा आर्मेचर हो गया तो हमारे पास ये इंटरपोल जो होंगे वो इस प्रकार आर्मेचर से जुड़े हुए होंगे, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होगा। ये क्या होता है? इंटरपोल। यदि यहाँ पे यदि सीरीज जनरेटर होगा तो हमारी ये सीरीज पे फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी, सीरीज वाइंडिंग हो जाएगी जनरेटर। इस प्रकार से हमारे इंटरपोल आर्मेचर के सीरीज में जुड़ते हैं। और एक चीज और, यदि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी क्या होती है? आर्मेचर के सीरीज में जुड़ती है। ठीक है, ये चीज, ये डायग्राम नोट कर लेना और याद रखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट लिखो, इंटरपोल आर्मेचर के आर्मेचर प्रतिक्रिया के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को और कम्यूटेशन दोनों को पूर्णतः सुधारते हैं, पूर्ण रूप से ये सुधारते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इक्विलाइजरिंग रिंग या समकारी या तुल्यकारी रिंग क्या होती है और उसे कैसे जोड़ते हैं, कहां जोड़ते हैं, वो देखते हैं। इक्विलाइजिंग रिंग, इसी को हिंदी में बोलते हैं तुल्यकारी रिंग, है ना। तो क्या होता है, इसका यूज अपन इसलिए करते हैं ताकि कार्बन ब्रश पर जो स्पार्किंग का होता है और असमान रूप से कार्बन ब्रश पर धारा होती है उसे एक समान करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? तुल्यकारी रिंग का हम इसका प्रयोग करते हैं। समतुल्यकारी या तुल्यकारी इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट आप नोट कर लो। सबसे पहले क्या है कि इसका उपयोग काय में करते हैं? सबसे पहले लैप बाइंडिंग में करेंगे। लैप बाइंडिंग में इसका उपयोग करेंगे। लैप बाइंडिंग वाले जो जनरेटर या मशीन जो भी होगी डीसी मशीन, उसमें इसका यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? स्पार्किंग को कम करने के लिए, स्पार्किंग को कम करने के लिए। उसके बाद में क्या करेंगे, क्यों करेंगे? कार्बन ब्रश पर धारा का एक समान वितरण के लिए, धारा का एक समान वितरण के लिए, एक समान वितरण के लिए। ठीक है, अब इसको और क्या होता है कि यदि मशीन में तुल्यकाली रिंग यदि हम लगा रहे हैं, इक्विलाइजिंग रिंग यदि हम लगा रहे हैं तो कितनी संख्या में लगानी चाहिए? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, रिंग इक्विलाइजिंग रिंग बराबर आर्मेचर कंडक्टर की संख्या बटे पोल। मतलब जेड क्या होता है? आर्मेचर चालकों की संख्या बटे पोल, या ध्रुव, हिंदी में लिख रहे हैं तो ध्रुव, है ना। उसके बाद में एक चीज क्या है, इसे कहां जोड़ते हैं, कहां रखते हैं? तो इसे शाफ्ट पर लगाते हैं,
शाफ्ट पर लगाते हैं और काय से जोड़ते हैं, पोल से जोड़ते हैं। पोल मतलब ध्रुव से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये इक्वलाइजिंग रिंग के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बात थी। तो जो इतना होता है, तो सबसे पहले आप लिखिए साइड रिंग, इक्वलाइजिंग रिंग या तुल्यकारी या समतुल्य रिंग को, इसको हम समकारी या तुल्यकारी रिंग इसे बोलते हैं। तो इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, इसका उपयोग केवल लैप बाइंडिंग वाली मशीनों में करते हैं। सेकंड लिखेंगे, इसका उपयोग क्या करेंगे, कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग को कम करने के लिए, व धारा के वितरण को कार्बन ब्रश पर एक समान करने के लिए करते हैं, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, रिंग की संख्या कितनी होगी, रिंग की संख्या में ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, इक्वलाइजिंग रिंग बराबर Z/P बराबर आर्मेचर चालकों की संख्या बटे ध्रुव। इसके बाद में इसको ये लिख लेंगे, शाफ्ट, इसे इक्वलाइजिंग रिंग को शाफ्ट पर लगाते हैं और पोल से जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि जनरेटर पर जब लोड डाला जाता है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसमें धारा, लोड बढ़ता है तो धारा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम इसे कैसे यूज करेंगे, जब जनरेटर पर लोड डालेंगे तो वो कैसा इफेक्ट करेगा, क्या दर्शाएगा, क्या कम ज्यादा करेगा। तो हम सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो साइड हेडिंग डालेंगे, शंट जनरेटर ऑन लोड। शंट जनरेटर ऑन लोड, तो जब शंट जनरेटर पे लोड जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमें मालूम है कि जनरेटर पर यदि हम लोड जोड़ते हैं तो डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली अपन डीसी लोड जोड़ेंगे। जब डीसी लोड जोड़ते हैं तो हमारा जनरेटर क्या होता है, जनरेटर ये हमारा आर्मेचर हो जाएगा। और शंट जनरेटर की बात कर रहे हैं तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा शंट जनरेटर होता है। और यहाँ पे हम ये टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होती है। तो हमें क्या मिलता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है। हमें मालूम है, सबको पता है कि जनरेटर क्या होते हैं, डीसी सोर्स होते हैं, ईएमएफ के सोर्स होते हैं। तो ईएमएफ के सोर्स कौन कौन से होते हैं, एक सेल या बैटरी, उसके बाद में डीसी जनरेटर ये दो ही माध्यम है सोर्स का, इलेक्ट्रिक सोर्स का, डीसी सोर्स का। तो यहाँ पे प्लस माइनस हमें टर्मिनल वोल्टेज मिल जाता है। मान लो ये 200 वोल्ट का यहाँ पे हमें मिल रहा है। जब 200 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है तो इसको हम यहाँ पे लोड जोड़ते हैं। तो ये लोड जोड़ते हैं तो क्या होता है, किस पे प्रभाव पड़ेगा, इसका टर्मिनल वोल्टेज पर प्रभाव पड़ेगा। तो टर्मिनल वोल्टेज पर जब प्रभाव पड़ेगा तो कैसे प्रभाव पड़ेगा और क्यों पड़ेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हमें ये देखना है कि शंट जनरेटर को कभी भी पहले स्टार्ट करना है, बिल्डअप करना है। बिल्डअप करने का मतलब पहले भी बताया था, अभी और बता देता हूं। बिल्डअप करने का मतलब होता है पहले वोल्टेज तैयार करवाते हैं, है ना। जब डीसी शंट जनरेटर है, पहले उसको स्टार्ट करते हैं, बिल्डअप करते हैं, मतलब वोल्टेज एकदम फुल वोल्टेज हमें प्राप्त होने लगे। टर्मिनल वोल्टेज 200 वोल्ट रेटिंग का है तो 200 वोल्ट रेटिंग हमें मिलने लगे। उसके बाद में हम यहाँ पे लोड जोड़ते हैं, स्विच को क्लोज करके। स्विच क्लोज करके हम यहाँ पे स्विच को बंद करके यहाँ पे लोड जोड़ देते हैं। जब यहाँ पे लोड जोड़ देते हैं तो हमारा इस पे जब जनरेटर हमारा सही रूप से काम करता है। यदि हम इस पे लोड जोड़ेंगे तो क्या होता है, इस पे यदि हमने लोड जोड़ा और जनरेटर फिर बाद में स्टार्ट कर रहे तो आर्मेचर में जो थोड़ी बहुत ईएमएफ बनेगी तो वो इधर लोड की तरफ प्रवाहित होगी। शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और यदि हमारा लोड का रेजिस्टेंस यदि कम है तो क्या होगा, ये शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना होता है, 50 ओम से 250 ओम तक होता है। तो क्या होगा कि लोड का यदि रेजिस्टेंस कम है तो वो लोड की तरफ हमारी प्रवाहित होने लगेगी और शंट फील्ड में हमें कोई किस प्रकार की कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी। जब यहाँ पे प्रवाहित नहीं होगी तो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा नहीं, और जब फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र बनेगा नहीं तो क्या आर्मेचर में फुल वोल्टेज जनरेट करेगा नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले जनरेटर को बिल्डअप करते हैं, उसके बाद में हम इस पे लोड जोड़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है कि इसके लिए जरूरी क्या है, इसके जो मेन पोल होते हैं, मेन पोल पे इसमें अपशिष्ट चुंबकत्व, इसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म
होना आवश्यक होता है, क्योंकि ये अपन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं। तो इसमें कितना होता है, 2% से 5% तक इसमें रेजिडुअल मैग्नेट अपशिष्ट चुंबकत्व का होना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद में एक चीज और, जब इस पे हम लोड जोड़ के पहले तैयार करते हैं, लोड बाद में जोड़ते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का होना जरूरी होता है। और इसमें इसकी एक खास बात क्या होती है, नो लोड पर फुल वोल्टेज, फुल टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होती है, फुल टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होती है। ठीक है, अब फुल टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होती है, जब लोड इस पे डालते हैं तो इस पे कुछ परसेंट यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो क्या है कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, लोड जोड़ने पर कुछ मात्रा में, कितनी मात्रा होगी, कितनी मात्रा होगी ये, 5% से 10% तक, 5% से 10% तक वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अब ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए। हमने पढ़ तो लिए कि 5-10% हमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, क्यों हो जाता है। चलो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक अक्ष हम ये ले लेते हैं, एक अक्ष यहाँ पे हम ये ले लेते हैं। तो क्या है, ये 0 है, और इस दिशा में हमने क्या ले लिया, लोड, भार। ठीक है, लोड मतलब भार। अब यहां पे इसमें क्या ले लिया हमने, VT से दर्शा दे, इसको EG से दर्शा देते हैं। EG मतलब जनरेटिंग वोल्टेज, जनरेटिंग वोल्टेज। तो 0 वोल्ट पे हमें क्या, वो 0 लोड पे हमें क्या फुल वोल्टेज मिलता है, हमने क्या लिखा, नो लोड पर, नो लोड मतलब शून्य लोड पर, शून्य लोड पर फुल टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होती है। तो फुल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज हमारी है, तो क्या है कि मान लो यहाँ पे हमें ग्राफ पे 200 वोल्ट का है ना, तो 200 वोल्ट है, आउटपुट में मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जनरेटर में लगभग 200 वोल्ट का है, तो समथिंग उससे कुछ थोड़ी ना थोड़ी वोल्टेज ज्यादा जनरेट होती, काय में, आर्मेचर में। ईएमएफ हमें ज्यादा, जनरेटिंग ईएमएफ का मान हमें ज्यादा होता है। लेकिन ये जब हमें टर्मिनल पे मिलती है, जब हमें ये टर्मिनल पे मिलती है, तो थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये थोड़ी सी जो वोल्टेज कम होती है, ये ए पॉइंट दे देंगे। तो ये थोड़ी सी वोल्टेज कम क्यों होती है भाई, थोड़ी सी वोल्टेज क्यों कम होती है, ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण होती है कम, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। आर्मेचर रिएक्शन होती है तो क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन होती है तो दो इफेक्ट होते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। तो क्रॉस मैग्नेटाइज को तो अपन वो एक्स्ट्रा टर्न लगा के, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा के उसको खत्म कर लेते हैं। लेकिन डीमैग्नेटाइज वगैरह होने के कारण भी हमारी यहाँ पे 2 से 5% तक यहाँ पे हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, तक वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, होती है ना। ठीक है, अब इसके बाद में एक चीज क्या होता है, और एक चीज क्या होती है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होता है। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होता है। आर्मेचर वोल्टेज क्या होता है, IA इंटू RA, क्योंकि जब आर्मेचर में जनरेटिंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा, IA प्रवाहित होगी, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी तो कुछ होगा, तो इसका कुछ मात्रा में रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे कुछ मात्रा में आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये कितना होता है, ये होता है 2 से 3%, 2 से 3% यहाँ पे आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप हमारा होता है।
अब इसके बाद में क्या होता है, यहां पे हमारा शंट में भी तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, शंट में भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये भी लगभग 2% के बराबर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इसे हमें यहाँ पे नो लोड पर क्या होता है, फुल लोड में नो लोड पे हमें क्या होता है कि फुल वोल्टेज मिलती है, टर्मिनल वोल्टेज फुल वोल्टेज मिलेगी। जैसे हमें यहाँ पे 200 की जगह 250 वोल्ट यदि हमें मिल रही है, जितनी कैपेसिटी का जनरेटर है, उतना टर्मिनल लोड हमें नो लोड पर हमें वोल्टेज मिल रही है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, स्विच को जोड़ दिया, तो स्विच को जोड़ने के बाद यहाँ पे लोड में से करंट फ्लो होने लगी। तो जब करंट फ्लो होने लगी, लोड को जितनी करंट की आवश्यकता होगी उतनी करंट वो अपनी तरफ खींचेगा। जब करंट खींचेगा तो लोड करंट का मान बढ़ेगा, लोड करंट का मान बढ़ेगा तो ये क्या होता है, आर्मेचर करंट का भी मान बढ़ता है, आर्मेचर करंट का मान बढ़ता है, आर्मेचर रिएक्शन होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग भी अपना थोड़ा सा फ्लक्स वो होता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। तो इस कारण से ये सब के कारण एक होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी, डीमैग्नेटाइजिंग के कारण भी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो लोड जोड़ते हैं, जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाते हैं तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज टीवी से दर्शाएं तो टर्मिनल वोल्टेज, तो टीवी से मतलब टर्मिनल वोल्टेज। तो हमें जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे तो हमें टर्मिनल वोल्टेज का मान यहाँ पे कम होते जाएगा। शंट फील्ड वाइंडिंग में भी थोड़ा सा जनरेटिंग हमारा क्या होता है, करंट फ्लक्स कुछ ज्यादा जरूरत होती है, एम्पियर टर्न्स बढ़ाने पड़ते हैं, करंट बढ़ जाती है, फ्लक्स बढ़ाते हैं, तो तब भी हमारा थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होता है शंट फील्ड रेजिस्टेंस के कारण, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण, लोड रेजिस्टेंस के कारण लोड करंट बढ़ जाती है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बढ़ता है, आर्मेचर रिएक्शन बढ़ती है। इसलिए हमारा शंट जनरेटर पे लोड डालने पर थोड़ा सा हमारा टर्मिनल वोल्टेज कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लो, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम और ये कुछ भी नोट कर लो, उसके बाद मैं बोल देता हूं, वो एक बार अच्छे से आप नोट कर लीजिए। लिखिए, शंट जनरेटर को पहले बिल्डअप करते हैं, अर्थात तैयार करते हैं, उसके बाद लोड जोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, शंट जनरेटर की वोल्टेज नो लोड पर, शंट जनरेटर की वोल्टेज नो लोड पर, नो लोड से फुल लोड तक 5% से 10% तक 5% से 10% तक घट जाती है। जैसे ये फुल लोड है, यहां तक की क्षमता हमारी कैपेसिटी इसकी लोड डालने की है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे हमें कितने भी पावर जो भी है, तो किलोवाट का यदि है तो हम उससे यहाँ पे लोड डाल देंगे। जैसे 1 किलोवाट का यदि जनरेटर है तो 1 किलोवाट तक यदि लोड डाल देंगे तो कुछ हमें 5 से 10% हमें वोल्टेज घट के मिलेगी। इसके बाद में नेक्स्ट लिखो, इस गुण को, ये वाला जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉपिंग। क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज ड्रॉपिंग बोलेंगे। तो इसमें लिखो शंट जनरेटर में, शंट जनरेटर में वोल्टेज ड्रॉपिंग गुण होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, शंट जनरेटर की, ऐसा लिखो, शंट जनरेटर की वोल्टेज में यह कमी निम्नलिखित कारणों से होती है। तो क्या लिखेंगे, आर्मेचर प्रतिक्रिया, नेक्स्ट उसमें लिखेंगे आर्मेचर प्रतिक्रिया के किन कारणों से होती है, उसमें कारणों में लिखेंगे, फर्स्ट कारण, आर्मेचर प्रतिक्रिया के डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, आर्मेचर प्रतिक्रिया या आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट या प्रभाव के कारण उसके बाद सेकंड लिखेंगे, आर्मेचर प्रतिरोध के कारण आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर प्रतिरोध के कारण आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप। तीसरा लिखेंगे
क्या होता है यहाँ पे, जब करंट इधर ज्यादा मात्रा में जाने लगती है तो क्या होता है कि शंट करंट का मान कम हो जाता है, इसका काम मान कम हो जाता है, इसका मान अधिक हो जाता है ना। तो यहाँ पे शंट कम होगी तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली फ्लक्स समानुपाती होता है आई के, है ना। जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है वो करंट के समानुपाती होता है। तो यदि यहाँ पे करंट कम होगी तो फ्लक्स कम उत्पन्न होगा और जनरेटिंग ईएमएफ का मान भी घट जाएगा। तो इसमें लिखेंगे फील्ड धारा के घटने के कारण भी इसमें वोल्टेज ड्रॉप की कमी होती है। तो इसमें लिखेंगे आखिरी पॉइंट, फील्ड धारा के घटने के कारण। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं सीरीज जनरेटर ऑन लोड। सीरीज जनरेटर को लोड डालने पर वो कैसे, उसका वोल्टेज में क्या परिवर्तन होगा देखते हैं।